जी, अस्सलाम वालेकुम. Hope you people are fine. As sir have introduced that my name is Faisal Tanveer and I've been educated to Police Service of Pakistan in CSS 2020, and I secured 40th position in that time and like in CSS 2020, and currently like we are just preparing for our training. Our trip is just about to start on 14th of November. So sir told me like I have been already at this institution many times and also the part of faculty of ISET. तो पहले भी मेरे सेशन हो चुके हैं. सर ने मुझे बताया कि न्यू सेशन स्टार्ट किया है हमने 2023 का, तो आप थोड़ा इंटरेक्ट करें उनके साथ. बिगिनिंग जब हम करते हैं ना तो बहुत इम्पोर्टेंट. वेल बिगन इज हाफ डन. आप लोगों ने सुना होगा. अच्छे तरीके से शुरू कर लो, डिटर्मिनेशन के साथ, प्रॉपर गोल्स के साथ, गोल ओरिएंटेड होकर आपने अगर अच्छा स्टार्ट कर लिया तो फिर डेस्टिनेशन को पाना वो फिर मैटर ऑफ टाइम रह जाता है. CSS भी इसी तरह का एक जर्नी है और ये इसी तरह का एक एग्जाम है जो कि इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक एग्जाम्स. उनसे ये डिफरेंट है. उनसे ये डिफरेंट है. यूनिवर्सिटीज में हम मास्टर्स के बाद या एमफिल के बाद जब CSS स्टार्ट करते हैं तो थिंग्स आर रियली डिफरेंट. वो डिफरेंट क्या चीजें होती हैं, डिफरेंस क्या है आपके एकेडमिक उससे, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, वो आज हम थोड़ा सा देखते हैं. मैं थोड़ा सा अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरी हूँ. व्हेन लाइक यू पीपल आर बिगिनर्स, आपने भी अपना जर्नी जस्ट स्टार्ट किया है, मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरी. मुझे पता है स्टूडेंट को कहाँ पे कंफ्यूजन होती है. Sometimes you really don't want, you really don't know कि आप किस तरफ जा रहे हैं. मुझे भी पहले 2 माह पता ही नहीं था कि CSS है क्या, कितना टाइम लगेगा. 2 महीने लगे इसको समझने में कि ये टाइप ऑफ एग्जाम कैसा है, कंपटीशन किस तरह से. कोर्स यू आर गोइंग टू कम्पीट विद द वेरी इंटेलेक्चुअल्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. तो एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कंपटीशन को भी सामने देखना होता है. अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया 2018 में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और प्रिपरेशन का टाइम था तकरीबन 5 मंथ्स का. 5 मंथ्स का प्रिपरेशन का स्पैन था जिसमें आपने ये भी समझना है कि आप किस तरह के एग्जाम के लिए जा रहे हैं. माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाज मास्टर्स इन इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, न्यूज़, पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई वास्ता नहीं था. पहले लिटरेचर सिंपल पढ़ा और उसके बाद स्टार्ट किया. 5 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद जब आई वाज इन द एग्जामिनेशन सेंटर तो मैंने फील किया कि यस, अभी आप जब उसमें आपका पूरा वो प्रेशर को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, देन आपने परफॉर्म करना है पेपर में. उसके बाद मेरा वो क्लियर हो गया. एलोकेशन नहीं हो सकती. सेकेंड अटेम्प्ट मेरी CSS 2020 की अल्हम्दुलिल्लाह. अब इस पूरे टाइम में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो एक वो चीज है जो आपने खुद अपने तौर पे करनी है. उसका ताल्लुक किसी एकेडमी के साथ या किसी और चीज के साथ नहीं. अब वो क्या चीज है, जैसे सर ने बताया डिटर्मिनेशन. सबसे पहली चीज है आपका गोल ओरिएंटेड होना. आपको पता होना चाहिए कि मैं ये अगर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आई नीड टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 2 years. उसमें आपकी प्रिपरेशन, एग्जाम्स, रिजल्ट, देन लेटर फेज जो है इंशाल्लाह वो ऑलमोस्ट 2 year आप इसमें कंज्यूम करने जा रहे हैं, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. यू गोइंग टू इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम. ठीक है, तो ये कोई ट्रायल एंड एरर वाली तो चीज है. हम सबको करियर ओरिएंटेड, हम लोग यहाँ पर अगर बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं और अगर मैं यहाँ पे इसी प्रोसेस से गुजर के आई हूँ तो हम एक करियर ओरिएंटेशन के साथ यहाँ पर आए. तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए. ठीक है. नंबर 2, इट डिमांड्स हार्ड वर्क. आपकी कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन डिमांड करता है. मेंटल प्रेशर भी आता है, सोशल प्रेशर भी आता है, पीयर ग्रुप का प्रेशर आता है, फैमिली का प्रेशर आता है कि आप लाइक गर्ल्स के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, बॉयज अपना
टाइम दे रहे हैं, पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फुल टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि नीड टू बी डिटरमाइंड कि मुझे ये करना है एट एनी कॉस्ट। तो वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने खुद करना, उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। अब ये तो होगी आपके उसके अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन की बातें, कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, गोल ओरिएंटेड है, you have set your goal, एक destination set किया है कि एग्जाम को पास करना है। देन बात आ जाती है कि जी CSS की why these academies are offering CSS, why they are persuading you people कि why CSS। पहला तो why का क्वेश्चन का आंसर होगा तभी हम इसको करेंगे। अब आप ये देख लेंगे पाकिस्तान में ओवरऑल, अगर आप ये देखें कि जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनका स्टेटस भी देख लें कि वो एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरह से जा रहा है। डॉक्टर्स मेरे साथ, मेरे से पहले ऑलरेडी बहुत सारे लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जिनके प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, दे आर स्विचिंग देयर करियर्स। दैट मींस कि उनके अपने जो प्रोफेशनल जो उनकी एक लाइन है उसमें वो प्रोस्पेक्ट्स उनको नजर नहीं आते जो वो चाहते हैं लाइफ में। सबसे पहली चीज जो आपके करियर में जो एक चीज होती है वो सोशल प्रेस्टीज होती है, जिसकी आप डिमांड करते हो, जिसकी सोसाइटी आपसे डिमांड करती है। आप ये एक बड़ा आंसर है, कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग हमसे डिमांड किया जाता, करते क्या है आप, ठीक है। बॉयज से ज्यादा है, गर्ल्स से भी ऑफ कोर्स। अब वो डिस्पैरिटी नहीं रही है, हम लोग निकले हैं बाहर सोसाइटी में। सो आप हैं क्या, आप करते क्या परस्यू कर रहे हैं। अगर किसी अच्छे लेवल पे है, अच्छी पोस्ट पे है, तब ये आपकी सोशल प्रेस्टीज को एनहांस करता है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो सिविल सर्विसेज आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो सोशल प्रेस्टीज जो आपसे सोसाइटी में आप चाहते हैं, और वो एक सोसाइटी में एक अपना इमेज या अपनी जो एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो आपको ये सर्विसेज इट्स लाइक एन एनी अदर जॉब, बट उसका जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है एक कंप्लीट पैकेज है। आपके बहुत सारे कंप्लीटली योर स्टेटस इज चेंज्ड। कैसे चेंज है कि आप रिलेट कर जाते हैं सोसाइटी के साथ डायरेक्टली, आप लीडिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, इसलिए इसको हम स्टेटस चेंजिंग कहते हैं। आप एक सिविल सर्वेंट है, वो किसी भी ग्रुप में है, आप लीडिंग पोजीशन, आप जिसको आप कहते हैं ना पायलट सीट, उस पे आ जाते हैं। आपके साथ डायरेक्टली लिंक करती हैं चीजें जिनको आपने सॉल्व करना है सोसाइटी। तो इसका मतलब है कि एक इंसान आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया, प्रॉब्लम क्रिएटर या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, आपके हाथों में डिसीजन होगा चीजों को सही करने का। सो दिस इज हाउ ये एक बड़ी चीज आ जाती है। तो CSS को हम थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली देखें, सोशल प्रेस्टीज आ जाती है, आपका करियर एक सिक्योर जॉब है, जॉब सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इवन आप ये देखें कि पिछले दिनों में, पिछले साल BPSC के बहुत सारे पेपर्स के स्कैंडल्स सामने आए, बहुत सारे पेपर्स हो गए, बच्चों ने पास कर लिया, डेप्टी अकाउंटेंट का उनको उन्होंने अपॉइंट भी कर लिया था, उसके बाद उनको टर्मिनेट। दैट मीन्स कि जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सुना था कि जी गवर्नमेंट में अगर आप जॉब हो जाती है तो फिर आप you're सिक्योर, बट नॉट दैट मच सिक्योरिटी जो आपने सोची थी वो आपको नहीं मिली, ठीक है। स्कैंडल निकला कमीशन के अंदर से एंड सो। सिविल सर्विसेज या CSS के थ्रू जो आपकी जॉब है, इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी है, आपको ये नहीं है आप अपनी मेहनत के साथ मेरिट पे आए हैं, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे के किसी भी इलाके से आए हैं, आपने कम्पीट किया है, आप मेरिट पे सारी चीजें आपने क्वालिफाई की हैं, यू विल बी देयर अमंग मेनी अदर्स। हो सकता है कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो लेकिन वो ना कर सके। सो इट्स अ मैटर ऑफ your preparedness and how you continue with your journey, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक्स कुछ के CSS इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है।
और एक जो एक सोसाइटी में जो चलने के लिए जो चीज जरूरी है वो आपको एक पूरा पैकेज ये देता है। हाउ सीएसएस पे आते हैं कि इसको करना कैसे, ठीक है। वाई सीएसएस हमें पता चल गया, इट्स इम्पोर्टेंट। आप ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था आपकी तरह से बैठ के मैं सुना करती थी, सीएसपीस को सुना करती थी यूट्यूब पे और इस तरह से। सो आई ऑलवेज ड्रीम्ड के शायद पता नहीं कभी मैं उस जगह पे जा सकूंगी या नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं आज यहाँ पे हूँ तो वो जो जितना भी वो स्ट्रेस था ड्यूरिंग एग्जाम्स, इंटरव्यू के दौरान, वो जितनी भी फटीग थी, वो जितनी स्ट्रगल थी, वो सारी लगता है कि अब दैट हैज बीन क्लियर, ठीक है, जब आप इस जगह पे आ जाते हैं। तो यही चीज है, ड्रीम्स देखने चाहिए बड़ी चीजों के लिए, एंड यू नो बिग ड्रीम्स डिमांड बिग एफर्ट्स। आपको जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एस्पायर करते हैं, जितनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई टोल्ड यू, आप लीडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एस्पायर करेंगे उसके लिए उतनी एफर्ट की जरूरत है। ऐसा हो नहीं सकता, आप वो इक्विलिब्रियम उसको नहीं डिस्टर्ब कर सकते। छोटा कोई आपका एक छोटा गोल है उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, और एक कोई बहुत बड़ा गोल है उसके लिए काम और टाइनी एफर्ट से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू स्ट्राइव रियली हार्ड जो आपके गोल को मैच करे कि ठीक है वाकई इस बंदे ने स्ट्रगल किया। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ, स्पेशली जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आप लोगों को पता है। अनसर्टेन कोई सप्लीमेंट्री पेपर्स में एक पेपर में एक नंबर से भी खत्म, अगर आप उस पे नहीं आए तो सब खत्म, ठीक है। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट सबको पता है। फिर ये सारे रिस्क फैक्टर है ना, यू आर गोइंग टू टेक अ रिस्क, बट जो डेयरिंग होते हैं वो एक रिस्क लेते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ऑनेस्टी क्या है, आपको आज एक टास्क दिया, एक लेक्चर, आप लेक्चर ले रहे हैं, लेट्स सपोज आपने उस लेक्चर को सुना, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसको रिप्रोड्यूस किया, घर में जाके प्रिपेयर किया, आपने जो 3 घंटे या 2 घंटे की क्लास इधर ली, घर पे जाके उसको या हॉस्टल पे जाके उसको प्रॉपर टाइम दिया और आपने उसको प्रिपेयर किया, आपको कुछ नया पता चला, यू हैव लर्न समथिंग न्यू, यू हैव इम्प्रूव्ड योरसेल्फ, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो पहले क्लियर नहीं थे, आप क्लियर हुए, दैट मींस आपके वो 3 to 5 आवर्स आपके प्रोडक्टिव रहे। आपने उसमें लुक बिजी डू नथिंग वाली पॉलिसी को अप्लाई नहीं किया, घर वालों को बताया हुआ कि मैं सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, I have been engaged in the class for 3 hours and now I'm at home and I'm working over the things, but still you are busy with your social media, with your mobile, with your laptop and other things, and you are just posing something like कि आप पढ़ रहे हो। ऑनेस्टी पॉजिटिव अपने आप के साथ, वो कोई और बंदा नहीं जज कर सकता। आप फर्स्ट करो बुक्स लेके बैठे हो, कोई दूसरा बंदा जज नहीं कर सकता कि आप वाकई में कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीज की है आपके सक्सेस की, इस पूरे उसमें जर्नी में आप जितने ऑनेस्ट अपने आप के साथ, जितना आप काम करना चाहते हैं और करेंगे, उतना आप इम्प्रूव करेंगे। You will feel yourself after 1 or 2 months during this preparation phase. You will feel yourself, you are a changed person, you are growing your personalities, you're growing your minds. आपने वो चीजें, वो क्रिटिकल एनालिसिस, वो क्रिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एवरीथिंग, वो सेट सिलेबस की बात हम बाद में करते हैं। वो चीजें आपको लगेगा कि आप रियली ग्रो कर रहे हैं, जो शायद आप कहीं और नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एकेडमिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे किस तरह से डिफरेंट है, आपको ग्रूम करता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलती हैं जो नॉर्मली, और इसकी इस सब जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उसकी स्पेसिफिक बात भी यही है कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होता है, मल्टीपल रेंज पे जाके आपने चीजों को पढ़ना होता है, तो आपका नॉलेज जो इनहैंस होता है ना, मेरा ख्याल है वो किसी और दूसरे उसमें नहीं हो सकता। तो ये तो पहली चीज हो गई। अब हाउ सीएसएस में बेसिकली जो आपका जो एक 2023 तक का एक टाइम स्पेन है, आप लोग सब लोग 1 ईयर की सेशन के लिए एनरोल हुए। अब 1 ईयर का जो सेशन है उसमें हमारा जो पहला सेशन है ना, उस सेशन का जो पहला पार्ट है वो आपका है बेसिक, जो फर्स्ट फेज है।
फेज में बेसिक्स में आपको फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन की क्लासेस करवाई जाती है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको ना सेग्रीगेट करूंगी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छी फाउंडेशन पे ही कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस पे आप तो बिल्डिंग अच्छी नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, ठीक है। लॉजिकली प्रूवन बात। सबसे पहली चीज इसमें जो है वो इंग्लिश की फाउंडेशन के ऊपर काम। नंबर 2 आपका क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर काम है। क्रिटिकल एनालिसिस जो आपको जो डॉन की कंस्ट्रक्शन है, फर्दर आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए जाते हैं, की कॉन्सेप्ट्स। ये फेस क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें सीरियस होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहली जो चीज थी वो इंग्लिश फाउंडेशन की। इंग्लिश मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज, कुछ चीजें मेरी भी अपनी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की वो मेरी प्रोवर्बियल हैसियत उनकी हो गई है। इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ टूल। विदाउट अ टूल और विदाउट अ वेपन आप किसी भी बैटलफील्ड में नहीं जा सकते, वेपनलेस होकर नहीं जा सकते ना। इससे आपने 2 पेपर प्रेस और ऐसे नहीं पास करने, इससे आपने टोटल 12 पेपर पास करने, एक्सेप्ट अगर आप पंजाबी नहीं रखी है। और इस वेपन के साथ आप जितना अच्छा चलोगे, जितना अच्छा फाइट करोगे, इस टूल को जितना अच्छा यूज करोगे, उतने ही आपके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे टू एस दिस एग्जाम, ठीक है। उसमें आपकी फाउंडेशन है। दो कि हमने अपने एकेडमिक करियर में इंग्लिश को पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जब हम उसको रिवाइज करते हैं हर एस्पेक्ट से, और जो स्पेसिफिकली आपके एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट। ओके जी, तो इंग्लिश फाउंडेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें चीजें एक तो आपने वो रिवाइज की, उनकी आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी, यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस भी होती है साथ। अभी से आपने फाउंडेशन फेज से लिखना शुरू करते हैं, और ये कब तक चलेगा आपके एग्जाम्स तक। कम लिखें, ज्यादा लिखें, डेली लिखें, वीकली लिखें, मंथली लिखें, रिटन पे ही आपको एक चीज आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, आपको आपके रिटन एक्सप्रेशन पे जज किया जाए। उस रिटन आपको किसी ने नहीं देखना कि पेरेंट्स में आप कैसे हैं, बोलने में आप कैसे हैं, आप सुनने में कैसे हैं, स्पोकन में कैसे हैं, आप 4 कम्युनिकेशन स्किल्स है ना। तो अभी जो फर्स्ट स्टेज है उस पे आपको रिटन पे जज किया, वो आपको क्लियर, उसके लिए इंग्लिश फाउंडेशन। देन क्रिटिकल एनालिसिस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एकेडमिक एग्जाम्स। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्रिटिकल अप्रोच की तरफ इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ पे इस एग्जाम में इसकी डिमांड, यू नीड टू बी इवैल्यूएटिव, आपको क्रिटिकल होना है अपनी थिंकिंग में, आपको अपना ओपिनियन रखना है चीजों के हवाले से, और एनालिसिस करना आना चाहिए, खुद अपना ओपिनियन दे सके आप, और जो सही है उसको देख सके, जो गलत है उसको देख सके, उसकी पहचान करना। अब जब हम क्रिटिकली बात करते हैं, डज नॉट ऑलवेज मीन कि आपको कुछ कीड़े निकालना किसी चीज में से, उसको नेगेटिवली ही with negative lens you need to focus on that. No, that means कि you can evaluate the thing, उसमें वैल्यू कितनी या वैल्यू नहीं है तो वो उसका जो नेगेटिव रेंज है। सो क्रिटिकल एनालिसिस में जो इस फाउंडेशन फेज का जो एक 3 मंथ्स का जो आपका बेसिक है फेज, उसमें आपको की कॉन्सेप्ट्स कराए जाते हैं और रिकमेंडेड बुक्स, ये सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि आप पूरी रिकमेंडेड बुक्स जब आप सिलेबस के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़ सकते, सिलेबस इतना ज्यादा होता है, फिर आपकी रिटन प्रैक्टिस चल रही होती है, आप नहीं टाइम देख सकते, आपको साथ साथ न्यूज भी देखनी है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है, आपको अपना सब्जेक्टिव भी तैयार करना है। तो ये फेज वाइज जो चीजें हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, देन आपकी जो सेकंड जो चीज है आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाए, और वो जो क्रिटिकल अप्रोच जिसकी डिमांड एफपीएससी करता है वो आप उसमें अच्छे हो जाए, आपको टर्म्स का पता चल जाए, उनका यूजेज पता चल जाए,
ठीक है। तो उसके लिए जो वो जो क्रिटिकल एनालिसिस है, एक तो यहाँ पे डॉन की जो डिकंस्ट्रक्शन है उसकी हार्ड कॉपी भी आप लोगों को मिलती है वीकली। उसमें जो एडिटोरियल्स वगैरह है, कॉलम्स हैं सिलेक्टेड, उसकी कुछ हेडिंग्स के साथ उसको दिया जाता है, वो बड़ा हेल्पफुल होता है करंट अफेयर पाक अफेयर के पेपर्स में स्पेशली, और आईआर के पेपर्स में। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो रिकमेंडेड बुक्स को जो इवेल्युएट करते हैं और उनके जो चैप्टर्स वगैरह कराए जाते हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसको आप लोगों ने करना क्या अभी से ही, अपने जो आपका जो ये फेज है उसमें जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपने एक्सट्रैक्ट्स अपने पास रखने हैं। यही चीजें, ये जो रिकमेंडेड बुक्स की लाइंस हैं, कोट्स हैं, इनको आपने अपने क्वेश्चंस में एज सपोर्टिंग डिटेल्स, एज कोटेशंस, एज रेफरेंसेस आपने इसको यूज करना है साइटेशन के तौर पर। और ये आपका क्रेडिट इनहांस करेगा, आपके मार्क्स इसमें आपको एग्जामिनर ज्यादा देगा जब आप उसको पता होगा कि इसने रिकमेंडेड बुक से चीजों को कोट किया। ही और शी नोज कि क्या पूछा जा रहा है और उसको किस तरह से केटर करना है, किस तरह से आर्ग्यूमेंट देना है, उसको सपोर्ट कैसे करना है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं की कॉन्सेप्ट। अब आज आपके सामने बात हो जाए कि जी पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म क्या है, ठीक है। आपके सामने बात हो जाए जी फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन की बात हो जाए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जनरली इनका यूसेज किस सेंस में होता है, किस स्टेट को कहते हैं, स्टेट किसको कहते हैं, कंट्री किसको कहते हैं, फर्क क्या है दोनों में, ठीक है। कहाँ पे स्टेट लिखना है, कहाँ पे कंट्री लिखना है, ये क्या फर्क है। ये सारी चीजें जब आप इस तरह के फेज, जो प्राइमरी फेज है उससे गुजरते हैं, तो ये चीजें क्लैरिटी हो जाती है। तो हाफ क्लैरिटी तो आपकी यहाँ पे होगी, वेल बिगन इज हाफ डन। वो जो मुझे 2 महीने लगे इसको समझने में, जब मैंने अपने ओन पे स्टार्ट किया चीजों को, तो आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर ऑफ कोर्स मुझे मेंटोरशिप की जरूरत पड़ी कि मुझे कोई प्रॉपरली गाइड करे। गाइडेंस राइट डायरेक्शन में अगर आपको मिल गई है तो आप, आपके लिए आधा काम तो आपकी जो आपके लिए डिफिकल्टी है वो रिजॉल्व हो जाए। तो की कॉन्सेप्ट करवाए जाते हैं। फिर सेकंड जो आपका एडवांस फेज आ जाता है, सेकंड फेज। एडवांस फेज में आप इक्विप हो चुके हैं काफी हद तक। तो टाइप ऑफ एग्जाम कैसा है, आपके इंग्लिश के ऊपर भी काम होता है कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी काम हो चुका है। अब आपने सिलेबस जो आपको एक रास्ता एफपीएससी ने दिया है, एक सिलेबस आपको एफपीएससी ने दिया, उस आउटलाइन के मुताबिक आपके काम करें। हम हमें भी वी नीड नॉट टू बी बीट अबाउट द बुश, इधर उधर से हम बहुत सारी किताबें पढ़े, बहुत सारा मटेरियल पढ़े नहीं। स्मार्ट स्टडीज क्या है, आपने आउटलाइन में फोकस करें। अब ये ज्यादा टाइम इसी पे लगता है कि आपने सिलेबस कवर करना, अपना कंपल्सरी का भी और ऑप्शनल्स का भी आपने अपना सिलेबस कवर करना होता है। इस टाइम पे ये चीजें बहुत हेल्प करती है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होते हैं, क्रिटिकल अप्रोच आ चुकी होती है। क्वेश्चन 20 नंबर का जो टैकल करना, उसको मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आके आपको इस स्टेज पे कोई मुश्किल हो। अब इस स्टेज में होता है कि आपने सिलेबस कवर करने के साथ साथ अब आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप टेस्ट देते हो, टॉपिक बाय टॉपिक आप चलते हो कि एक टॉपिक कवर किया और उसके आपके टेस्ट पे। अब यहाँ पे आपकी ये है आपकी प्रेपरेशन, आपने अपने वेपन्स वगैरह तैयार कर ली। यहाँ पे आप फील करेंगे आपका एवोल्यूशन हो रहा है इस सेकंड फेज में। ये आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आप सिलेबस भी कर चुके हैं, अपने आपने ऑप्शनल्स भी डिसाइड कर लिए, उनको तैयार कर रहे हैं, कंपल्सरी को तैयार कर रहे हैं। अब आप इस फेज में देखोगे कि हाउ मच चेंज यू आर नाउ। इस पूरे जर्नी में आपको क्या फायदा हुआ है, वो इस फेज में आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाए। चीजों की इजी अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, और टॉपिक को इवैल्यूएट करना आ जाएगा। लेस आप कह लें मटेरियल रीडिंग के बगैर भी कम, अगर आपने मटेरियल को रीड किया, कंटेंट को रीड किया है, लेकिन जब आपकी रेगुलेशन अच्छी है ना, तो आप खुद से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने के काबिल हो जाए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप इस पूरे फेज में अपने आप को ऑफिसर लाइक एक पर्सनालिटी को जिम्मेदार, आप अभी से प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए। अभी से चीजों के प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं
उनके सॉल्यूशंस देखना शुरू कर, क्योंकि पूरे उसमें आपसे वो डिमांड करता है एक तो इवैल्यूएशन चीजों की, और जब वो इवैल्यूएशन डिमांड करता है उसमें आपने चीजों को उनका पूरा अकाउंट बताना होता है। ठीक है, फर्स्ट के पाकिस्तान अफेयर का पेपर है, करंट अफेयर का पेपर है, उसमें फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स आते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड मैटर्स आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सारी चीजों में अल्टीमेटली आपको सजेस्ट करनी है कोई चीज, आपको अच्छी सजेशंस देनी आ जाए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक लेमैन की तरह से सोचें। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको आपका जो एडवांस फेज है वो आपको इसके लिए प्रिपेयर करता है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज है वो आ जाता है आपकी रिविजन्स। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सिलेबस तैयार कर लेते हैं, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, इन चीजों को आपने फर्स्ट टाइम में पहली दफा फर्स्ट हैंड में जो पढ़ा, जब सेकंड हैंड लाइक उसकी रिवीजन होती है, सेकंड टाइम आप उसको पढ़ते हो तो चीजों का एक्सपोजर और तरह का आता है, आप चीजों को और डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर करते हो, कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट तरह से, विद मैच्योरिटी you start grasping them. And fourth and final phase is of moves. मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रिटन एक्सप्रेशन पे आपको जज किया जाएगा, उसको उसकी जो फाइनल फॉर्म है वो मॉक टेस्ट। मेरी जो सेकंड अटेम्प्ट थी उसमें मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, मैंने लिखा, क्योंकि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता था कि 2018 में हम 569 लोग पास हो गए थे, दैट मींस आपका रिटन स्कोर बहुत अच्छा होता, तब आप मेरिट में आते और आपकी एलोकेशन होती, और यही चीज की कमी मुझे अपनी पहली अटेम्प्ट में लगी। और अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में चीजें तकरीबन वही थी, पढ़ा हुआ था सब कुछ, मैंने सबसे ज्यादा फोकस अपने मॉक टेस्ट और रिविजन्स पे किया, और इस चीज ने बहुत हेल्प किया। ठीक है, और अल्टीमेटली आपकी जो रिगरस जितना आप लिखोगे एक टॉपिक के ऊपर जितनी बार लिखोगे, आप ये देखोगे कि आप यू आर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज एंड यू हैव ऑलवेज समथिंग न्यू टू ऐड, गॉट द आइडिया। तो ये सारी चीजें, अब ये जो 4 फेज में जो जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप एक पूरा साल अपना दोगे, तो होपफुली इंशाल्लाह विद लक एंड विद गुड लक you will be able to ace CSS exam. अभी आप लोगों की साइड से कोई क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, एनी क्वेश्चन है? My question is that 2016 में जो रिवाइज सिलेबस आया है CSS का, तो उसमें जो सवाल हैं वो इतने एनालिटिकल नहीं है। 2016 में क्या 2016 के बाद की बात करें? उसके बाद की बात, सिर्फ जो एनालिटिकल आया है वो 2000 यानी कि 20 में आया है और 19 में आया है, ऐसे नहीं हो सकता है किसी एक पेपर में, जैसे कि पाकिस्तान अफेयर का पेपर है, उसमें आपका हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है, मूवमेंट पाकिस्तान मूवमेंट का, उसमें अगर आपको फर्स्ट करो वो अलीगढ़ मूवमेंट पूछ लेता है या कोई आपसे कोई पर्सनालिटी पूछ लेता है, तो ऑफ कोर्स वो तो उस तरह से एनालिटिकल नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि आपको क्या लगता है कि आज भी हमें वो सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट की जरूरत है गिवन द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, it becomes analytical, you know? So अब आपके पास करंट सिनेरियो भी है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, उस टाइम की वो मूवमेंट, थॉट और विजन क्या था, और वो किस तरह से उन्होंने मॉडर्न जो वो उसका बेसिक क्रक्स तो ये था ना कि मॉडर्न नॉलेज को इंट्रोड्यूस कराया, मॉडर्न सब्जेक्ट्स को आप उसको किस तरह से रिलेट करोगे। तो फिर इस तरह से ये किसी आप ये देखो कि मिक्स पैटर्न होता है, समटाइम्स वो इस तरह के ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछ लेता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट बेस्ड ऑन अनकन्वेंशनल एंड वेयर ही वांट्स योर ओपिनियन। आपको कोई कन्वेंशनल टॉपिक को दे भी देता है, जैसे कि वो ये पूछ सकता है कि उसने किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं लिया और वो आपसे ये पूछ सकता है कि जी मुस्लिम नेशनलिज्म को बूस्ट कहाँ से मिला और इसका एवोल्यूशन बताएं। अब आप ये सोचो कि मुस्लिम नेशनलिज्म तो मैंने पढ़ा ही, बेसिकली वो जितनी पर्सनालिटीज हमारे पास हैं वो मुस्लिम नेशनलिज्म की एवोल्यूशन की ही बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझा हो, ये चीज आपको हेल्प करेगी। और वो आपको वो ये एडवांस फेज और फिर आपका जो मॉक टेस्ट है जिसमें आपकी इवैल्यूएशन होती है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हो। जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैम आपने एमसीक्यू का नहीं बताया। एमसीक्यूज का नहीं बताया, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं, जो सब्जेक्ट के एमसीक्यू नहीं होते, वो आपके
हाँ, वो तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें ना तो 20% आपका ऑब्जेक्टिव है, 80% आपका सब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको आपके उसके सब्जेक्ट के साथ ही तैयार करवाए जाते हैं। लाइक आपको जैसे ऑप्शनल और कंपल्सरी तैयार करवाए जाएंगे, उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव्स भी तैयार करवाए जाएंगे। यही आप पूछना चाह रहे हैं ना? वो कोर्स उसके साथ आपकी प्रिपरेशन वो एडवांस फेज में जिस तरह से आपकी प्रिपरेशन चलेगी। 6 महीने में एडवांस सिलेबस कवर करते हैं। जी 6 और months। एफपीएस बुक्स देखें तो काफी फास्ट। अच्छा, अगर हम एफपीएससी की जो रिकमेंडेड बुक्स है ना उसकी बात करें तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसमें आप लोगों को जैसे वर्ल्ड ऑर्डर है और जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, फिर पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस, ये ऐसी क्राइसिस स्टेट मिली हलोदी की किताब, ये ऐसी किताब है जो आपको पाकिस्तान अफेयर में करंट अफेयर में करने में हेल्प करती है और आप उसको बेसिक्स में कर रहे हैं। बेसिक्स में आपने अपनी अच्छी रीडिंग कर ली, अच्छा कंटेंट ऑलरेडी पढ़ लिया, आपने चीजों का पिथ एंड मैरो उसको समझना शुरू कर दिया। समझ आ रही है? तो जब आप सिलेबस के ऊपर आएंगे, मैंने यही बात की कि आपको राइट डायरेक्शन में स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें इधर उधर बहुत ज्यादा बुक्स, सारी रिकमेंडेड बुक्स तो कोई भी नहीं पढ़ पाता। आपने उसमें से टॉपिक्स अपने ग्रास्प करने, ठीक है? अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस है, कितने सालों से चल रहा था, लाइक अराउंड 20 years। इस पूरे उसने प्रॉब्लम और कनंड्रम ने लिया, इसका सोल्यूशन नहीं, इतनी किताबें लिखी गई। अब अल्टीमेटली जब वो किसी फाइनल स्टेज पे पहुंचे तो अब उसका कंप्लीट सिनेरियो चेंज है। अब आपको वो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है जहां पे सजेशंस दी जाती थी या आप ये कह लो कि अपॉर्चुनिटीज बताई जाती थी कि कैसे पीस प्रोसेस हो सकता है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। वो कोर्स उसको पढ़ना पूरे मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए जरूरी है, बट व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर है अफगानिस्तान का, आपको उसके ऊपर सोचना है। गॉट द आइडिया? उसके लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है कि हमारे जो नेबरहुड में चल क्या रहा है, इंटरनेशनली चीजें, पॉलिटिकल जो सिनेरियो किस तरह से चल रहा है। तो उसके लिए आपको फिर स्मार्ट स्टडी करनी, यू नीड टू फोकस ऑन द आइडिया रेलेवेंट। ऑप्शन सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपके आप लोग डिसाइड करेंगे आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड भी। तो सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं होते, फिर उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। पहली चीज आपके कौन सा आपका सब्जेक्ट जो है वो एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपका इंटरेस्ट, शौक है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ लेंथी होते हैं वो, मतलब फर्स्ट करो आपको यूएस हिस्ट्री का सिलेबस कम है, इंडो पाक का सिलेबस ज्यादा है, लेंथी है, आपका इंटरेस्ट बनता ही नहीं है यूएस हिस्ट्री में, दो के सिलेबस शॉर्ट, आप नहीं कर सकते अनलेस कि आपको वो इंटरेस्ट नहीं होता, आपको वो ज्योग्राफी नहीं समझ आती, आपको चीजें नहीं आती। आपको इंडो पाक में इंटरेस्ट है, आपको मुगल इराक बहुत पसंद है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ा हुआ है। I'm just giving an example. I'm not imposing anything कि you need to opt Indo-Pak, just giving you an example कि how interest works. ठीक है? अगर आपको इंटरेस्ट इस चीज में डेवलप हो जाता है देन इट्स फाइन, टोटली फाइन। और इसमें जब आप ये सेकंड फेज में आएंगे तो आप ये देखेंगे, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की आउटलाइन निकालेंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। आपका इंटरेस्ट किन एरियाज में, जनरल स्टडीज में है, आप उसकी आउटलाइन देखोगे, कुछ पास्ट पेपर्स को वैल्यूएट करोगे, कुछ आपका जो मार्किंग ट्रेंड है उसको भी देखोगे कि कितनी स्टेबिलिटी है नहीं है। बट मार्किंग ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, इसको आपने जो पेपर हर साल पेपर फर्स्ट करें अगर टारगेट हो जाता है या उसमें मार्क्स कम आते हैं ऑइंग टू एनी रीजन, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी चीज है जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि 2022 में या 2023 में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा जाने वाला है और कौन सा अच्छा नहीं जाने वाला। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्रिमिनोलॉजी का पेपर 2020 में बहुत बुरी तरह से हिट हुआ था, बहुत लोग इसमें फेल भी हुए, और मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, दैट मींस उन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, दे प्रोवाइडेड समथिंग यूनिक टू एग्जामिनर। ठीक है? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने पूरे जर्नी में, और दिस इज सम काइंड ऑफ यू नो इंडिविजुअल प्रोडक्शन, अपने उस पूरे सीएसएस जर्नी में जब आपको आपके क्लाइंट्स फैसिलिटेट करेंगे, उसमें एक चीज आपने वो खुद से अपनी स्ट्रगल के दौरान देखी, आप उसमें यूनिकनेस कैसे लेके आते हो अपने क्वेश्चंस में, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, ठीक है, कितने अच्छे आप पॉइंट्स बनाना जानते हो, कितनी अच्छी आउटलाइन ड्रॉ करते हो। कुछ लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं है,
ठीक है, कुछ लोगों की अच्छी है, दैट मीन जिनकी अच्छी है वो ग्राफ्स बना लेते हैं इजीली, जल्दी से मैप्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो उनको प्लस पॉइंट है उनका ये अपनी पेपर प्रेजेंटेशन। तो ये चीजें हैं, ये आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। दैट मीन्स कि आपको जितना आप चीजों को हर एंगल से, यू नीड टू बी एन ऑल राउंडर, आपने हर एंगल से कोई कमी नहीं छोड़नी, कुछ डेफिशिएंट ना रहे। आपको जरूरत नहीं है कि मैं सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ूं, क्यों सिलेक्टिव पढ़ूं, आपने सिलेक्टिव नहीं पढ़ना, आपने सारा पढ़ना है, सारा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, ये ऐसी चीजें जो मैंने पहले पढ़ी इनको जरूरत नहीं, इनको जरूरत है पढ़ने की, उनको रिवाइज करने की जरूरत है, उनको मैच्योर करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हल करेगा। फिर दो आपके ऑप्शनल्स में जो इंपॉर्टेंट चीज, आपका इंटरेस्ट, जिस चीज में आपको आपका इंटरेस्ट अच्छा है, आप उनको इजीली कर सकते हैं, डिफरेंट अच्छे सोर्सेज से आप उनको उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो चाहे उसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा भी हो आप उसको कर लें। टॉपिक्स आपका सब्जेक्ट कौन सा? मेरे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, पंजाबी, यूएस हिस्ट्री एंड कितने हो गए? चार हो गए, एक और जेंडर स्टडीज। हाँ, वो इंटरनेशनल रिलेशंस 200 मार्क्स के। हाँ जी, जेंडर स्टडी का सब कैसा है? स्मार्ट सब्जेक्ट है, मतलब स्मार्ट छोटा सिलेबस है या ज्यादा है? सिलेबस ठीक है इसका, नॉर्मल है, बट इसका पेपर बहुत डिफरेंटली आता है, लाइक बड़ा आर्गुमेंटेटिव आता है, इसके इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती है जैसे आप ऐसे का पेपर कर रहे हो। आइडियाज कैसे जनरेट होंगे? बाय रीडिंग बुक्स। Exactly, the more you read, the more you will be able to write. ठीक है, रीडिंग इज डायरेक्टली कंसर्न विद राइटिंग एंड राइटिंग इज कंसर्न विद रीडिंग। आप जितनी अच्छी रीडिंग करते हो, जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप रीड करते हो, आपके पास आइडियाज यहाँ पे आने लग जाते हैं। मैं अभी आपसे पूछूं, फर्ज करें जी कि हमारे सोशल प्रॉब्लम्स क्या, आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपके माइंड में जो ऑलरेडी चल रहे हैं पॉइंट्स, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट है, स्लेवरी है, और व्हाटएवर, सॉरी ये पावर्टी है एंड मेनी अदर थिंग्स, एजुकेशन के हेल्थ इश्यूज है, आपने पढ़ा नहीं था, तो ये कुछ चीजें आपके माइंड में, जब आप उसके ऊपर पढ़ोगे तो आपके पास आइडियाज आएंगे, आपके पास वर्ड्स आएंगे। तो लिखने के लिए आपको आइडियाज के साथ साथ वर्ड्स की जरूरत है, वोकैबुलरी की जरूरत है, आपको कुछ चीजें कोट भी करनी है, आपने अगर पढ़ी हुई है कोई रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं, तो आपका आर्गुमेंट और अच्छा हो जाएगा। तो ये तो बेकन बहुत मशहूर इंग्लिश एसेइस्ट हैं, वो ये कहता है कि जितनी अच्छी आप लाइक रीडर है, इफ यू आर अ गुड रीडर यू विल बी अ गुड राइटर। तो आपको रीडिंग अच्छी करें, एक ही इसका है, आप अच्छा कंटेंट पढ़ें, ज्यादा 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लें एक टॉपिक के ऊपर, 2-3 सोर्सेज को आप कंसल्ट कर लें। भी कैसे रीड करें बुक्स? यानी कि थोड़े बहुत लेंथी होते हैं और वर्बोसिटी जाम होती है बुक्स में, तो उसके लिए एक चीज आपने ये करनी है कि जहां पे आपको वर्बोसिटी लगे, जहां पे आपको लगे कि आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है, उसको बस उतना ठीक है, आपको आर्गुमेंट मिल गया, उसको एक्सट्रैक्ट करें, अपने नोट में मेंशन करें कि अच्छा मुझे इतने पॉइंट की जरूरत है। अब आप ये देखो ना कि एक टॉपिक है अफगानिस्तान इश्यूज, जैसे इसके ऊपर पूरी पूरी किताबें भी लिखी गई। अब स्मार्ट स्टडी की जब हम बात करते हैं ना, तो आपने रेलेवेंट रहना है। रेलेवेंट कैसे रहना है कि आपने अपने पॉसिबल डायमेंशन बना लिए। फर्स्ट के लिए जी जेंडर इक्वालिटी है, मैं ऐसे की बात करती हूँ। फर्स्ट जेंडर इक्वालिटी को आप पिछले 10 ईयर के बस पेपर्स देख लो ऐसे के, इस टॉपिक के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, ये एक पैराडाइम है आपके पास, इसके ऊपर कितने एंगल्स को उसने कवर किया, आपके पास पॉसिबली 4-5 एंगल्स आ जाएंगे। वो वेव्स की बात करता है, वो जेंडर डिस्पैरिटी की बात करता है, वो पाकिस्तान के हवाले से बात करता है, वर्ल्ड के हवाले से बात करता है, वो जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करता है, तो इसको नेचर के साथ करता है, उसको मिथ और रियलिटी पूछता है कि आपको 4-5 एंगल्स पता चला। अब आपने सिर्फ उन एंगल्स पे काम करना है, और उसके बाद वो आपसे कुछ भी पूछ ले, जब आप क्रिटिकल हो जाते हैं तो आप इट वुड बी इजी फॉर यू टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप जब किताब पढ़ रहे हो, लाइक रिकमेंडेड बुक आप पढ़ रहे हो, तो आपको पेज 1 to पेज 1000 पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी कंसर्न टू योर रेलेवेंट टॉपिक्स, आपकी आउटलाइन में क्या टॉपिक चल रहा है। कश्मीर इशू पे आपको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि कितनी वॉर्स हुई, कैसे हुई, कोर्स ऑफ वॉर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है, करंट स्टेटस क्या है, एब्रोगेशन के बाद स्टेटस क्या है, हमारे पास क्या ऑप्शंस है। आप इंटरनेशनली, अगर आप इंटरनेशनल लॉ को मूव करते हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, किस तरह जा रहे हो। ऑलरेडी हमारे जो इंडिया के साथ इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड मैटर्स है वो कहाँ पर, आपको इन चीजों को रीड करने की जरूरत है। जी एनीवन एल्स?
होती हैं, अक्सर जैसे हम वायलेशन केस पढ़ रहे हैं, उसमें जो कुछ तो बहुत रेलिवेंट होती है और समझ भी आती है, लेकिन कुछ जैसे स्पेनिश के नाम आ जाते हैं, उनके सिटी जो पुराने थे वो समझ में नहीं आते, तो हमें जब पढ़ के सिर्फ आइडिया करना होता है या जस्ट वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, उसमें पढ़ के अपने वर्डिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, यू नीड टू डू दिस वेरी थिंग, आपको क्रैम नहीं करना। अच्छा, क्रैमिंग किस हद तक आप कर सकते हो? अब फर्स्ट के लिए जैसे आपने ज्योग्राफी की बात की कि ज्योग्राफिकली कुछ ऐसी प्लेसेस के नाम आ जाते हैं, वर्ल्ड मैप एक सीएसएस एस्पिरेंट के लिए जरूरी है तो उसको बेसिक्स तो उसकी पता हो। स्पेन कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में, उसके आसपास नेबर कौन से हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। आपने अपने पास पूरा वर्ल्ड मैप रखना है, ठीक है। जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, आपको कैपिटल्स पता होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के वर्ल्ड के कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए, किस किस रीजन में है। अगर थोड़ा सा और उसको कर लें तो हम ये देख लेते हैं कि उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनके क्या स्टेटस है, अगर उनके कॉन्टेंशंस हैं आपस में किसी कंट्री के साथ, तो आपको वो कॉन्फ्लिक्ट्स पता होने चाहिए, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। आपको आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को, एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, तो ये चीज है, इस हद तक आपको चीजों को क्रैक करना है। ग्रास्प करना है कि इसमें अगर हम आइडियाज एंड स्लाइड से पढ़ाया तो गो थ्रू करके कि ये पॉइंट्स बनते हैं, बिल्कुल वो मैं नोट डाउन कर लूंगी। बिल्कुल, हाँ जी, इसी तरह से। जी, एनीवन एल्स? आर्टिकल्स कहाँ से और कौन से होंगे? आर्टिकल्स कौन से और कहाँ से, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, एडिटोरियल रीडिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका 60% 60 to 70% आपका जो पेपर है वो आपको तैयार होता है पेपर, न्यूज पेपर्स, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, 60 to 70% CSSR। ये मैंने खुद अपनी जर्नी में, मैंने ऐसे तैयार की किसी ऐसे, आपको पता है इट्स स्किल, इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है। हाँ, टॉपिक्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दिस कुड बी द प्रेडिक्शन, योर टॉपिक्स, वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस। इट्स अ स्किल, यू नीड टू डेवलप इट। एक राइटिंग स्किल है, एक एक्सप्रेशन है, आपको इडियम्स आनी चाहिए, आपको अच्छी वोकैब आनी चाहिए, आपको फिलोसॉफिकली इंप्रेसिवली चीजों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा यूजुअली आप देखते हैं कि प्रेसी के पेपर में लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, ऐसे में अच्छा नहीं कर पाते। दैट मीन्स कि वो उतना, प्रेसी का पेपर टेक्निकल है, रूल्स ओरिएंटेड है, ग्रामर पे कि आपने चीजों को, रूल्स को फॉलो करके आपने अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप किया और आप अच्छा कर जाते हैं। बट ऐसे में आपको ओपिनियन भी है, आप कितना अच्छा ओपिनियन दिया, आपका आर्गुमेंट कितना अच्छा था, कितना वैलिड था, कितना आपने उसको प्रूव किया अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स से, दैट रियली मैटर्स। ऐसे में एंड ओपिनियन एंड पे ओपिनियन इन व्हाट सेंस? कंक्लूड कंक्लूड करने के लिए एग्जैक्टली आपने उसको बताना है, कुछ तो रास्ता बताना है। आई हैव दिस ओपिनियन, जेंडर इक्वालिटी फर्स्ट करो, आ गया है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो आप उसके फेवर में जाओगे। आपको लगता है कि क्वालिटी नहीं है, देयर इज इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी है, ऑफ कोर्स यू विल। लेकिन आप एक चीज है कि बिल्कुल पेसिमिस्ट नहीं आपको लगने, वो उसको लगे कि ये पेसिमिस्ट बंदा है। आपने रे ऑफ होप के साथ जब आप सॉल्यूशंस देते हो, चीजों को सजेस्ट करते हो कि हाँ ये मैटर्स हैं, बट उसके लिए हमें किसी भी टॉपिक से, डेमोक्रेसी से आ रहे, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, उसके लिए आपने अपना ओपिनियन जरूर दे, चीजें बेहतर हो सकती हैं, कुछ इन पॉइंट्स को अगर हम फोकस करें, थिंग्स कैन बी बेटर। सो ये अपना ओपिनियन कंक्लूजन में लिखा जाता है? Not all the time, not all the time. She's just asking कि जी conclusion में आपने एक चीज, एक determined opinion देना है या नहीं देना, ऐसा जरूरी, ऐसे basically आपका है ही opinion throughout। ऐसे आप एक stance अपने thesis statement में एक stance लेते हैं, ठीक है, फिर आप अपने उस stance को आप पूरे ऐसे में आप prove करते हैं through examples, through different things। आपने ऐसे कैसे प्रिपेयर किया, आप बता रहे? ऐसे मैं आर्टिकल्स की बात कर रही थी कि आर्टिकल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, एक ये चीज। दूसरा जो आपने ये कहा कि कहाँ से करने चाहिए, अब आप जब डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर भी आप पढ़ते हैं, उसमें आप फ्रंट पेज पे हॉट इश्यूज को देखते हैं, वो बेसिकली हॉट इश्यूज के लिए होता है। हेडलाइंस का मतलब यही है कि जो करंटली जो बर्निंग इश्यूज हैं उनके ऊपर बात होती है। देन आप जब एडिटोरियल्स देखते हैं, उसमें कुछ आप ऐसे ब्लॉग्स आते हैं साइड पे जो होते हैं, वो ऐसे हैं कि वो आपसे रेलेवेंट समटाइम्स नहीं होते हैं, वो बड़ी पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर बात होती है। अब आपसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड पीपीपी क्या कर रही है, उसकी क्या है, पीटीआई की परफॉर्मेंस आप बता दें कोई 3-4 सालों की, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। दैट मींस कि उसको आपने बस रीड करना है समझने के लिए, एंड जस्ट मूव टू द नेक्स्ट
ब्लॉग और आर्टिकल। आर्टिकल आपने उसको फोकस करना है जिसमें आ जाता है फॉरेन पॉलिसी मैटर आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलेमा पे बात आ जाती है, कोई नया बिल आया उसकी उसके ऊपर उसने वैल्यूएशन दी, वो आपको हेल्प करेगा। एडिटोरियल्स की जो सिमेट्री होती है उसी तरह से प्रॉब्लम को वो पहले ओपन करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, देन उसके हवाले से फिर आर्गुमेंट्स देता है उसके, अगर तो वो कॉज एंड इफेक्ट में उसने जाना है तो वो उसकी तरह से पढ़ना, फिर उसको एक्सप्लेन करता है, एंड पे वो जो आखिरी जो पैराग्राफ होता है ना उसमें वो सजेस्ट करता है। और ये बहुत अच्छा है, आपके पास एक सोर्स होता है जो जहां से आपको बहुत इजीली रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं अपने क्वेश्चंस के या ऐसे में कोड करने के लिए। अच्छा, अब आपके पास आता है डॉन, ज्यादातर हम रेकमेंड करते हैं, मैंने खुद भी डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ा। उसके अलावा भी आप जैसे फॉरेन मैगजीन्स है, अब सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी में बहुत मटेरियल आए, एंड समटाइम्स इट डिविएट्स, रियली डिविएट्स योर माइंड के, अच्छा मुझे अब क्या करना है, कैसे करूं, कवर नहीं हो रहा, टॉपिक पे आप फोकस रखें। आपका टॉपिक उस वीक में चल रहा है, फर्स्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक चल रहा है, आप उस पर फोकस रखें, उससे रिलेटेड आर्टिकल निकालें, एडिटोरियल निकालें, डॉन का देख लें, इकोनॉमिस्ट में अगर साउथ एशिया के ऊपर कोई बात हुई है तो आप उसको देख लें, पूरा इकोनॉमिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। और वो चीजें आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो डॉन की जो रिकंस्ट्रक्शन है, वीकली जो आपको मैगजीन मिलता है, बुकलेट मिलती है, उसमें काफी हद तक चीजें आपको मिल जाती हैं। और अच्छे सोर्स को अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया ना तो वो 2-3 सोर्स ही बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में या आर्टिकल्स में मैगजीन्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ऐसे की प्रिपरेशन इसी तरह से आपको उसमें से फैक्ट्स मिलते हैं, एंड यस आपकी वोकैबुलरी और रिटन एक्सप्रेशन, और आपने इसके लिए जो आपको यहाँ पर भी काम करवाया जाता है, आपकी जो बेसिक जो फेज में आपकी इडियम्स के ऊपर, आपकी वोकैबुलरी के ऊपर, रिटन एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत जरूरी है, और ये न्यूज़पेपर भी आपको बहुत हेल्प करता है इसमें। जी, एनीवन एल्स? हम स्टार्टिंग में जॉइन की हमने बात की, इसमें वोकैबुलरी हम करेंगे तो हमें आएगी ना, उसमें अगर हम जाएंगे पुराने जो मैम ने बताया था तो उसमें स्टार्ट पूरा न्यूज़पेपर क्या बताया था मैम? मैम ने तो फ्रंट पेज टू नेशनल्स, एडिटोरियल्स, फिर लास्ट में पिंक, बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हमारे लिए नए आए, तो सारे पढ़ेंगे एक दिन में तो बिगिनिंग में थोड़ा सा इशू होता है, न्यूज़पेपर आपका समटाइम पूरा भी नहीं हो पाता, ठीक है। अब जो फ्रंट पेज है ना उसमें मैंने आपको बताया बर्निंग इशूज, बर्निंग इशू में आ जाते हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज आपको पता होना चाहिए, अच्छा टीएलपी का धरना हो रहा है, फलां जगह पे हो रहा है, इशू क्या है, दैट्स इट। आपको पूरी न्यूज उसका रिमेनिंग पार्ट XYZ पेज पे जाके देखने की जरूरत नहीं, ठीक। देन आप आ जाते हो नेशनल को, आपने देखा, थोड़ा सा इंटरनेशनल को भी देख लिया, उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी मैटर रिलेटेड या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई ऐसा आपको न्यूज मिल जाती है तो आप उसको पढ़ लें, देन आपके ओपिनियंस और आ जाते हैं एडिटोरियल्स। अब जो आपने फोकस करना है ना वोकैबुलरी के ऊपर, अब ये सिर्फ वोकैबुलरी में हेल्प नहीं करता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है, समटाइम आपकी कुछ एब्रीविएशन होती है, आपसे कोई एब्रीविएशन पूछ सकता है, आप वो न्यूज़पेपर का जो राइटिंग का जो पैटर्न होता है ना उसमें जब वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में वो फुल फॉर्म बताते हैं, देन उसकी शॉर्ट फॉर्म पे जाते हैं, आपको चीजों की फुल फॉर्म्स पता चल जाती है, एब्रीविएशंस पता चल जाती है। कोई आपकी कोई फर्स्ट करे कोई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, उस वो कब स्टार्ट हुई, कितने कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे, कब खत्म होगी, कितने टाइम की थी, वो आपको आपका करंट अफेयर तैयार हो रहा है साथ में, गॉट इट। तो आप वो चीजें अलग से रजिस्टर के ऊपर लिख सकते हैं। फिर वोकैबुलरी जो ज्यादा आप फोकस करो, अगर आप ज्यादा लग रहा है कि मैं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्योंकि एडिटोरियल्स और ओपिनियंस की जो रिटन एक्सप्रेशन होता है उसको आप स्टैंडर्ड समझें, ठीक है, तो उसकी वोकैबुलरी और उसके रिटन एक्सप्रेशन को आप फॉलो करें। उसके लिए आप स्पेयर अनदर डिफरेंट रजिस्टर, उसके ऊपर आप लिखें, उसके सिनोनिम्स लिखें, एंटोनिम्स लिखें, प्रैक्टिस इट। आपका आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट करो पाक अफेयर्स का एनी क्वेश्चन, ठीक, आपने कोई भी वर्ड्स पढ़े थे वोकैबुलरी में, कोई इडियम पढ़ा था, आप डिटरमिन कर लो ये मैंने लफ्ज, ये इडियम मैंने यूज करना है अपने राइटिंग में, अपने असाइनमेंट, एनी असाइनमेंट। ये चीजें इस तरह से याद रखनी, एक दफा रजिस्टर पे लिख लिया, फिर उसको पढ़ लिया, भूल जाएंगे, until or unless you are you have started using them in your written expression, फिर ये चीजें आपके वर्ड, हर बंदे का एक वर्ड बैंक होता है, वो वर्ड बैंक आप एनहांस कैसे होगा, ऐसे होगा जब आप उसको यूज करना शुरू करते हैं। कुछ इडियम्स आपने आपको ऑलरेडी पता है, कुछ इडियम्स आपने न्यू पढ़े, उसमें बड़ा एक अच्छा कैची एक्सप्रेशन था जो आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब
वो एक्सप्रेशन अपने माइंड में रखो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपनी बात कहने में ये यूज करने हैं, ठीक है, दैट वुड रियली हेल्प यू इन योर रिटन। टाइम मैनेजमेंट, यस, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो काम ही नहीं है ना चलेगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट आप किस हवाले से, सिर्फ पेपर के हवाले से बात करते हैं? नो, टाइम मैनेजमेंट मींस यू आर गोइंग टू प्लान द थिंग्स। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है इसमें इन्वॉल्व, और उसके लिए पहली चीज है यू नीड टू बी डिसिप्लिन। जो बंदा डिसिप्लिन है ना वही टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। जो डिसिप्लिन नहीं है ना अपनी लाइफ में, वो टाइम मैनेज नहीं कर सकता। हाउ? आपका टाइम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरा इतना टाइम में ब्रेकफास्ट करना है, इतने में मैंने लंच करना है, इतने में डिनर करना है, ये मेरे स्टडी सेशंस हैं, इस टाइम से इस टाइम तक बैठ के मैंने ये टॉपिक कवर करना है। 3 आवर्स का मेरा एक स्टडी सेशन है, मैंने उसको कंप्लीट करना है, इतने टाइम में मैंने एकेडमी आना है। अब आपकी एकेडमी ओवर हो चुकी है और आप 1 घंटा बाहर बैठ के बातें कर रहे हो, दैट इज नॉट, वो डिसिप्लिन नहीं, ठीक है। बातों के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए, डिस्कशंस के लिए, जो चैट के लिए, गॉसिप के लिए बहुत टाइम पड़ा। अभी आपको मैनेज करना है एवरी, आपने उसमें आप अपने मूड को अच्छा रखने के लिए आप थोड़ी बहुत बात कर ली, दैट्स इट। आप अपने काम पे जाएं, अपना घर जाएं, वापस आपने रिलैक्स किया, खाना खाया, रिफ्रेश हुए, देन you'll be starting another session। वो 3 घंटे में इट मींस आपने अगर एक टॉपिक अपने सामने रखा है टाइम मैनेजमेंट की बात, तो आपने मोबाइल साइड पे रख दिया कि मुझे 3 घंटों में मेरा ये टॉपिक इसी एंगल से प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दरमियान में आधा घंटा अपने मोबाइल को दे दिया और या आधा घंटा किसी की कॉल आ गई तो उससे बात हो गई, तो इसका मतलब है टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा और आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, आपका गोल नहीं पूरा होगा। वो गोल आपका डेली गोल्स को आप रखें कि आज मैंने आज के दिन में ये 2-3 टॉपिक करने, मेरे कंपल्सरी चल रहे हैं, मेरे ये टॉपिक्स में मुझे इशू है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, confront your problems, face them। स्पेलिंग मिस्टेक है उसको जाने ना दो, इरिटेट करेगी आपको प्रॉब्लम, ओके मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती, confront it, find out the solution कि कैसे रिजॉल्व हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन अच्छी करने की जरूरत है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की जरूरत है, उसके ऊपर वर्किंग करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ you will be able to resolve that problem। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, confront it, सॉल्यूशन ढूंढो, उसका आपने सॉल्यूशन करना है। टीचर से बात करें, अपने मेंटर से बात करें, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं, ठीक है। तभी वो ऑनेस्टी वाली बात कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ये ऐसे ही आ सकता है। आपने चीजों को, आपने इश्यूज को रिजॉल्व करना शुरू कर दिया और आपको खुद लगेगा कि आई एम इम्प्रूविंग। एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग वेरी प्राउडली दैट आई हैव नेवर बीन इन एनी यूनिवर्सिटी। आई डिड माय मास्टर्स इन इंग्लिश एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, then masters in IR as a private candidate, but still एक मेरी जिंदगी का प्रिंसिपल है। I have never thought कि जी मुझे सब कुछ आता है, लर्निंग को मैंने नहीं रोका। I've taught in different institutions for 10 years before CSS, and that phase really helped me improving myself। Like आप ये समझ लें कि मैंने वो मेरा लर्निंग फेज, वो किसी भी स्टेप पे हो सकता है, आप अपने फेलो से सीख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव डिस्कशन करें आप उसमें, जो चीजें आपको सिखाती हैं, ठीक है। और इस तरह से जब आपको खुद लगने लगे कि हाँ समथिंग इज आई एम गेटिंग बेटर, आपका पिछला दिन जो है, आपका अगला दिन जो पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए इन एवरी टर्म। जब आपको ये लगने लग जाता है तो आपको लगेगा कि वाकई थिंग्स आर रियली गिविंग यू बैक, एक आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है जी। कभी कभी होता भी नहीं है, कभी सीधा जो है बहुत बड़ा होता है, अच्छा ये बहुत होता है सीएसएस में स्पेशली। एक भी बहुत हेक्टिक किया है, दरमियान में एक छुट्टी का दिल चाहता है कि बस मजबूरी बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपने एक दिन स्किप कर दिया, पढ़ा नहीं है, अगले दिन आपके माइंड को ज्यादा प्रेशर होगा कि मेरी चीजें रह गई, आप ज्यादा टाइम लगा के चीजों को कवर कर लो। मैम अब टाइम इतना बना हुआ कि वो दिया हुआ ना कि हमने ये टॉपिक करने हैं, वो ही उसी टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, अब हमने जो पहले नहीं हो रहे तो हम जो रिमेनिंग था उसको कैसे, उसके लिए ये है कि आपको फिर अपने शेड्यूल में एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करना पड़ेगा।
Means how to switch from the 6 subject. घंटे तो Means, सोने हैं। for example, अगर नहीं सोना है, अच्छी डाइट और अच्छी स्लीप जरूरी है, इसके बगैर नहीं काम चल सकता। 6-7 हार्ड वर्क डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू हार्म योर हेल्थ। हेल्थ आपकी अच्छी है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट तभी कर सकते हो आप फिजिकली फिट हो। आप दैट डज नॉट मीन आप बड़ा जंक फूड ले रहे हो, बड़ी फूड पांडा के लिए जा रहे हो, बार बार मुझे भूख लग रही है। वैसे ही जब आप पढ़ने लगते हैं तो मतलब ज्यादा टाइम रात को बैठते हैं, एक साथ कितने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए? दैट डिपेंड्स कि हाउ आपकी चीजें किस तरह से, आपका जो प्रिपरेटरी फेज है वो किस तरीके से चल रहा है। कंपल्सरी और ऑप्शंस दोनों को आपने साथ लेके चलना है। आप ये नहीं है कि आप एक टाइम पे कहीं किसी सिर्फ ऑप्शंस देखो बाद में कंपल्सरी करना। तो उसमें ये है कि आप मैनेज कर लेते हैं चीजों को, उनकी कोर्स जो आपके पास आउटलाइन होती है उसको डिवाइड कर लेते हैं डेज के ऊपर। रेलेवेंट ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स आप कर लें। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस इकट्ठे स्टार्ट किए जा सकते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरी साइड पे आपके पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, उनको आप इकट्ठा कर सकते हो। तो ओवरलैपिंग चीजों को आप मैम एक हाउ साथ टू स्विच सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल अगर हमने 3 आवर जो हैं वो किसी सब्जेक्ट को दिए हैं पर वो 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पा रहा, फिर यानी कि जो अगले 3 आवर्स हैं वो हमने ऑप्शनल को दिए हुए हैं तो फिर वही कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो वो दिमाग पे स्ट्रेस होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो हो जाए तो उसी वक्त में वो अच्छा उसमें चला देखिए, जाता इसके है। लिए एक चीज में एक टिप है, आपने ना टॉपिक को कवर करना है। हो सकता है आपका टॉपिक जब आप 3 आवर्स में आपकी डायमेंशन सारी कवर ना हो, ठीक है, फर्स्ट जेंडर इक्वालिटी, बट मैक्सिमम आपको समझ आ जाती है उसकी। अगर आपने अपना गोल जो एक सेट किया था 80% कि मैंने 5 आर्टिकल है उनको पढ़ के नोट्स बनाने इस टॉपिक पे, लेट्स सपोज आपने 3 आर्टिकल्स को पढ़ के भी नोट्स कवर कर लिए हैं, तो ठीक है, आपको आपका एक कोर आपका कंप्लीट हो गया चीजों का। सीएसएस में एक चीज बहुत ज्यादा बच्चों को लगती है टिल एंड कि हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ। ये एक ऐसी चीज है, ये ओपन एंडेड है। सिलेबस कवर होने की जो चीज है ना वो है कि आपकी आउटलाइन कवर हो जाए, आउटलाइन के टॉपिक्स आपके कवर हो जाए। अब उससे रेलेवेंट जो आप जितने सोर्सेज है ना वो फिर आप जितने ज्यादा सोर्सेज की तरफ जाओगे आप डिस्ट्रैक्ट होगे। तो उसके लिए जरूरी है कि 3 घंटे में आपने ये कोशिश करनी है कि आपके टॉपिक फिक्स करें। एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। अब आप अनएम्प्लॉयमेंट आपने ये देखा कि उसकी कॉजेस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या चल रहे हैं, उसके सोल्यूशन क्या है, ये तीनों चीजें कवर होनी जरूरी है। आपने 2 आर्टिकल पढ़ के इसको कवर किया, 3 आर्टिकल पढ़ के किया, ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है जी। एनीवन एल्स? पॉजिटिव भी होनी चाहिए जब हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। जब अपना ओपिनियन दे रहे हैं तब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। like sometimes you need to be bold, you need to criticize the things, right? Sometimes you can comment on governance, public policy, और हमारी जो गवर्नेंस है पाकिस्तान में वो उसमें लैग्स है बहुत सारे, you can comment on it, but आपने पॉजिटिवली ओपिनियन की बात हम ये करते हैं, you need to be optimistic। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसमें भी हम रह रहे हैं ना इस कंट्री में, आपको you are going to be an officer who is going to deal with all these things practically। तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी ऑप्टिमिस्ट हैं, आप सॉल्यूशन फाइंडर हैं, आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है एज ऑफिसर जहां पे बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन भी आई। इसका मतलब है अगर आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटिंग है, आपको कोई राह नजर नहीं आ रही, तो उसका वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इन दिस सेंस कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप चीजों की अदर साइड भी देखते हो, और जहां पे बोलना है वहां पे आप बोलते हो। अब कुछ लोगों के बाइस्ड ओपिनियन होते हैं, लाइक सम पीपल क्रिटिसाइज आर्मी इंस्टीट्यूशंस को अब आप नहीं कर सकते, दे आर इम्पोर्टेंट। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं कुछ ऐसी, कुछ आपकी आपके जो कंट्री की आप कह लें डिमांड है, हमारे बहुत सारी सिचुएशंस। तो आप इस तरह का नहीं स्प्लिट कर सकते कि आप यू आर गोइंग टू बी मैलिग्नेंट टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ आप बात करें कि ये आर्मी गलत है, हम कम बजट देते हैं, नो हमारे डिफेंस मैटर्स, इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं रिक्वायर्ड है। आप कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन को नहीं करना चाहिए, आर्मी को नहीं, तो क्या है कि उनको तो बताना चाहिए। हकायक आप बताएं, बट उसको भी आपने बहुत यूफेमिज्म होता है ना, एक बंदे को आपने कहा जी कि तुम मर गए या कोई मर गया, और हम दूसरी तरफ कहते हैं जी फलां का विसाल हो गया, दोनों बातों में है तो एक ही बात है, फर्क है अल्फाज में। आर्मी के जो हकायक हैं वो मैंने किताब में पढ़ा, कह रहा था कि इसके इंडिपेंडेंस में जो आजादी की कोई भी रोल नहीं है। ये तो ब्रिटिश के जो सर्वेंट थे वहां का जो एलीट कल्चर देखा, फिर जब पाकिस्तान बना वो एलीट कल्चर के जहन में हुई, जो ना ये सिविल जो है सारे अंदर रहे, ये
सारे जो खुद जो है ना वोल्टेयर था, मीर जाफर था, तो ये ये आपको सारा ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। आप डिक्टेटरशिप को कभी भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी फॉरम पे आप डिक्टेटरशिप के साथ बहुत ज्यादा उसको नहीं कर सकते हैं। तो कि हाँ पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी वो किसी सिविलियन के दौर में नहीं हुई, ये फैक्ट है, बिटर फैक्ट है, ठीक है। आप इसको बताएंगे कि ये फैक्ट है, बट आप ये किसी जगह पे क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ जी डिक्टेटरशिप ही ठीक थी, इनको फौज ही कंट्रोल कर सकती है, इस तरह से नहीं करना। कैन वी कोट इंडियन स्कॉलर्स? अगर हम एसके कपूर की इंटरनेशनल लॉ की बुक पढ़ते हैं तो वहां पे कोई अगर स्कॉलर कोई कोटेशन दे रहा है तो क्वेश्चन जो आंसर काम करेंगे एग्जैक्टली आप कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के इन लिए। इस्लामियत हाँ कर सकते हैं, आप कर सकते, लेकिन वो रेलेवेंट होना चाहिए ना, आपके आर्गुमेंट अगर उसको स्ट्रेंथ देता है तो देन दैट इट्स फाइन। अब आप सिर्फ मैंने कोट किया था जीवी शॉ की बड़ी मशहूर कोटेशन, आप लोग इसमें इस्लामिक की बुक में भी मे बी आप जो, क्योंकि मैंने इंग्लिश में किया था तो उसने बड़ी उसकी लंबी कोट है। अब वो उस कोट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो उसका फर्स्ट जो पार्ट है ना वो इस्लाम और उसके हवाले से है, इस्लामिक सिविलाइजेशन और इस्लाम के हवाले से जनरली। सेकंड उसका जो पार्ट है वो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के हवाले से, वो मैंने याद की हुई थी और मैंने, क्योंकि क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से आ जाता है, और वो मैंने लिखी थी कि अब वो एक वेस्टर्न है, स्कॉलर है, ऑथर है, तो उसकी आप इंडियन स्कॉलर यस कर सकते हैं उनको, लेकिन पॉइंट क्या है कि वो रिपग्नेंट ना, कंटेंट जो आप दे रहे हो सपोर्ट करता हो, स्ट्रेंथन करता हो आपके टॉपिक को, वो आप लिख सकते हैं। मैम अभी आप कह रहे थे ना कि जो दो में इकोनॉमिक हो गई, और वो मैं किताब दोनों काफी इंस्टीट्यूशन को सबमिट जगह उसने अपना लगे एक बुक थी ये, और उस पर ममनून हुसैन के फिर वो भी तहरीर में पढ़ा है। उसने कहा था कि जो है ना आर्मी ने जो है ना एक एक्सक्यूज दिया है कि पाकिस्तान के सामने भारत इसी वजह से हमने ओवरटेक किया इन्होंने, और अगर हम एंड देखें ना इनका तो इन्होंने इस तबाही के दाने पर खड़े थे जो पहले नहीं, तो उसने यूब के एरा लिखा फारूक ढाका, और जब जिया का उसने जिहादी मूवमेंट वगैरह सारा पिक्चर उसने किया, और जब मुशर्रफ गया तो ये सिविल वार हिंदुस्तान और कोटा ये सारा, तो उसने मतलब पूरा सब्जेक्ट। अब आपको ये सिनेरियो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोट करें लिख के नहीं, आप ये क्या कर सकते हैं, आप कोट कर सकते हो चीजों का, आपने नाम नहीं किसी का ले सकते जी कि ये भुट्टो ने इस तरीके से किया तो ये फलां चीज फलां पॉलिटिशियंस के नाम नहीं लिखना है। आप ये कर सकते हैं जी कि जो प्रेडिसेसर्स थे, जितनी भी हमारी मिलिट्री की जो गवर्नमेंट थी उनके जो प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने लूप होल्स दिए तो उन्होंने इसको ओवरटेक किया, दे टुक एन एक्सक्यूज, दे टुक इट एज एन एक्सक्यूज ऑफ कोर्स कि गवर्नेंस अच्छी नहीं थी उसकी वजह से हमने किया, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जब पूरी दुनिया डेमोक्रेसी पे चल रही है और हम उसको समझते हैं कि ये मोस्ट एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम ये देखते हैं तो ये अलाउ नहीं करता उस चीज को, दैट मीन्स कि उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी, विच पाकिस्तान हैज विटनेस्ड। आपकी बात क्लियर होगी, आपने पॉइंट भी नहीं किया किसी को। और मुझे क्योंकि मेंशन करनी पड़ती है, जैसे कि उसने अकाउंटेबिलिटी पे बात की थी, उसने कहा कि 1997 में बना है, जैसे उसने पहले कहा था कि ये जब बेनजीर थे फर्स्ट ईयर तक उसमें पाकिस्तान करप्शन में सेकंड नंबर पर है, और इतनी उसकी डिग्रेडेशन और करप्शन इतनी, अब वो करें कि ना कि बेनजीर के दौर में कितनी, अब आपके पास है टॉपिक कोर करप्शन का, इसका मतलब है कि आप इस कॉन्सेप्ट को रखो, ठीक है। अब आप एक टाइमलाइन क्रिएट कर रहे हो, आपने 20 साल पहले की टाइमलाइन क्रिएट की कि जी फलां गवर्नमेंट ने इस टाइम पे जो थी वो जो गवर्नमेंट थी, आपको सिर्फ बेनजीर का पहला साल, हुकूमत का पहला साल ना लिखो ना, इस ईयर लाइक 1999 से ऑनवर्ड, लेट्स सपोज, या 1989 से ऑनवर्ड ये इतना रैंक था पाकिस्तान का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, और अभी इतना है, दैट मींस कि हमने जो हमारी जो गवर्नमेंट्स के जितने भी क्लेम्स थे उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रही अपनी गवर्नेंस में, जो करप्शन को एलिमिनेट करने का जो एक गोल था उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रही। अब जब आप ये ईयर करोगे, मेंशन करोगे, और उसको आप लिख सकते हो बेनजीर रेजीम, भुट्टोज रेजीम, ठीक है, इसका मतलब है आपने पॉइंट कर दिया कि उस हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या थी या उस टाइम को आपने कंपेयर कर दिया,
गॉट इट? बहुत ज्यादा डिटेल में आप उसको इस तरीके, हाँ आप इसको ऐसे एग्जांपल कोट करें, बट आपने इररेलेवेंट नहीं होना अपने टॉपिक से। पॉइंट ये है करोनल लेगेसी जो है इम्पेडिमेंट रही है, तो उसमें हम अपने प्रोफेशन का या जो अपने जो इंस्टीट्यूशन का सिविल सर्विसेज भी कॉलोनियल लेगेसी कुछ लोग तो इस चीज पे भी करते हैं कि जी इट्स कल्चर एंटी पाकिस्तानी नहीं होना। वहां से ही है। नहीं, ये हम इसको परसू करने जाए, हम नहीं कर सकते कि ये कॉलोनियल लेगेसी। नहीं, उसने ऑफ कोर्स हमारा पूरा लॉ हमने ब्रिटिश से इनहेरिट किया है। आपका पूरा लॉ जो है वो आपने ब्रिटिशर्स से इनहेरिट किया है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको उसकी बहुत सारी चीजें इनहेरिटेड है। इम्पेडिमेंट है ना लोगों का, वो सब तो वो करना है ना कि ये इम्पेडिमेंट है किस चीज में? वो इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। देखिए आप ये देखो कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ठीक है? कॉलोनियलिज्म के नहीं, अगर आप प्रोग्रेसिव नहीं है, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप मॉडर्निटी को नहीं अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है? अब आप पहले तो कॉलोनियलिज्म को ये समझो ना कि कॉलोनियलिज्म है क्या, और ये जो टर्म है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है। सिर्फ अंग्रेजों के आने से इसका ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ पे कल्चरल क्या चीजें हो चुकी है जिनसे हम नहीं निकल पा रहे हैं, हम उसको ये कह सकते हैं कि वो इम्पेडिमेंट है, ठीक है? तो उसके लिए नाम मेंशन नहीं कर सकते कि इस एरिया में ये हुआ जरूर आप मेंशन करें, पर्टिकुलरली किसी पर्सनालिटी को ना आप प्रोफाइल करें। अब अयूब को तो पूरा एरा चला जाता है। यस, आप लिखें, अयूब जरा लिखें, आप जरूर लिखें, बट उसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी फलां जो है फील्ड मार्शल अयूब खान वो उसका रिस्पांसिबल होते। बाइस्ड ओपिनियन नहीं, बाइस्ड ओपिनियन। आपने यूफेमिज्म का मतलब भी यही है कि बात भी आपने कर दी, सिर्फ आपने अयूब रजीम लिखा, अयूब जरा लिखा, दैट मींस पूरी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और वो खुद इसमें शामिल। इसी तरह हमको बुक पढ़ना ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री भी ध्यान रखना, वो तो पता नहीं एक ये देखो आपको उन बुक्स ने हेल्प किया अपना ओपिनियन डेवलप करने में, बट जो चीज आप पूछ रहे हो उसका ताल्लुक है आपके राइटिंग से, ठीक है? अब राइटिंग में आपका 20 नंबर के क्वेश्चन में आपने ये चीजें जो आपने पढ़ी है, अच्छा कंटेंट पढ़ा है, आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी। आपको पता है कि डिक्टेटरशिप, आप क्या इस चीज से एग्री करते हो जो आपने बुक में पढ़ा कि हाँ डिक्टेटरशिप के साथ पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब है? आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप भी तो देखते हो ना चीजों को, ठीक है? अब यहाँ से आपका ओपिनियन डेवलप, आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, उसी तरह से उसी मेंटालिटी और थॉट के साथ अपने क्वेश्चंस को आते हैं। हिस्ट्री की कुछ चीज होती है एग्जैक्टली, आप उसको कोट कर सकते हैं, आप उसको कोट कर सकते हैं। कोई भी हिटलर के उसको नहीं ब्रेवरी में नहीं कंसीडर करेगा। हिटलर ने जो जेनोसाइड किया था उसको कभी उसकी ब्रेवरी नहीं कंसीडर करेगा। तो आप इस तरह की चीजों को कोट करें। उसी तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी है, बट मेरा कहने का जिसको हम कहते हैं ना पर्सनल एंड सब्जेक्टिव आइडिया, पर्सनल ओपिनियन और एक होता है सब्जेक्टिव। आपने कोशिश ये करनी है आप ऑब्जेक्टिव रहें। ऑब्जेक्टिव आइडिया क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि कभी चीज ऐसे है कि एक बंदे रिस्पांसिबल होता है। एक्सक्यूज मी मैम, अभी जो है ना हम मैम यस मैम मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट अब अनाउंस हुआ है, तो 2022 वाले तो आप प्रिपेयर जितनी भी कर सकते हैं प्रिपरेशन उसकी वो कर रहे होंगे, लेकिन 23 के लिए हमें किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, और क्या उसको इतना टाइम देना चाहिए या फिर 33% तक ही का उसको उसी हिसाब से उसके ऊपर एफर्ट भी होनी चाहिए और हार्डवर्क भी। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैम जब हम कोई टॉपिक प्रिपेयर करने बैठते हैं, जैसे हमने असाइन किया हुआ है टाइम 3 आवर्स का, तो उस 3 आवर्स में मुश्किल से नोट्स बन पाते हैं, तो क्या हम उसको साथ साथ प्रिपेयर भी करें या फिर सिर्फ नोट्स उस वक्त तक के लिए बना लें और फिर बाद में जब हम अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लें, नोट्स उसकी नोट्स मेकिंग कर लें, तो फिर उसके बाद उसको प्रिपेयर करें अच्छे से? ये काइंडली बता दीजिएगा। ओके, आपके दो क्वेश्चन है। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर आपने डिवीजन देखी है तो उसमें मोस्टली आपके जो उसने पोर्शन कवर किए हैं वो कंपलसरी के किए हैं। कंपलसरी में ऑलरेडी यू हैव 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। दैट मींस कि आप अगर ये स्क्रीनिंग नहीं भी होती तो आप को वो ऑब्जेक्टिव पार्ट तैयार करना था। अब जब हम बात ये करेंगे कि उसको अलग से टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जब आपको ये पता चल चुका है कि दिल हैज बिकम अ बॉटलनेक, आपको ये क्लियर करेंगे तभी आप फर्दर 12 एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। दैट मींस कि यू नीड टू स्पेयर सम टाइम फॉर इट, ठीक है? बट अल्टीमेटली वो ये चीज होगी कि वो आपको हेल्प करेगा। मतलब आप ऑलरेडी आप ये समझे कि आप अलग से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं कंपलसरी के, जो कि इन द लॉन्गर रन आप अपने 12 एग्जाम्स में भी वो करेंगे। तो उसके लिए आपको प्लान करना है चीजों को।
आप ये देखें कि वो आपका टाइम किस तरह से प्लान करता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे डेट्स याद करनी होती है, कुछ लोग सब्जेक्टिव में अच्छे होते हैं, डेट्स को मेमोराइज करने में, क्रैम करने में अच्छे नहीं होते, इसका मतलब अब आपको वो करना है, लाजमी करना है, क्योंकि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट को 33% का जो आपने बेंचमार्क उसको लाजमी क्रॉस करना है क्वालिफाई करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये उसके लिए यही है कि आप उसको थोड़ा सा मैनेज करें चीजों को, जहां पे चीजों को क्रैम करने की जरूरत है उनको जरूर करें, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। 200 मार्क्स के आपने एमसीक्यूज करना है। अपनी स्ट्रेंथ्स देखें, उसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे कुछ लोगों की मैथ्स वीकनेस होती है, मेरी थी, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है, इसका मतलब हमको उस पोर्शन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। कुछ लोगों का जनरली हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो अच्छा होता है, पाकिस्तान अफेयर्स का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, दैट मींस कि उस पे वो कम टाइम पे अगर लगाएंगे तो इजीली टाइमली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन वाज कि जी नोट्स मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नोट्स मेकिंग की जो टेक्निक है ना, वो ये नोट्स का मतलब होता है ब्रीफ आपने नोट्स अपने लिए लिखे हैं। अब ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अक्सर लोग पूछते हैं जी अपने नोट्स दे, ये हेल्पफुल नहीं होता। ये पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड नोट्स ही हमेशा आपको हेल्प करते हैं। फर्स्ट करें, जैसे टॉपिक है आपके पास करप्शन का, आपको करप्शन के इस टॉपिक के हवाले से कितना नॉलेज है, कितनी रिपोर्ट्स आपके माइंड में है, वो अब हो सकता है वो आपके प्रायर नॉलेज में है, बात आपने अपने नोट्स में वो नहीं लिखी, और दूसरे बंदे के प्रायर नॉलेज में वो नहीं है, उसको अपने नोट्स में उस चीज को लिखने की जरूरत है। यू गॉट इट? तो इसका मतलब है कि आपके प्रायर नॉलेज में एक इवेंट था 1857 की वॉर का, आपको उसके कोर्स ऑफ वॉर भी पता है, और दूसरे बंदे को उसका नहीं पता है, तो इसका मतलब उसको नोट्स में वो चीज लिखनी पड़ेगी। आपको वो ऑलरेडी पता है, याद भी है, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने उसको नहीं लिखा। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आपने जब आपने नोट्स बना रहे हो ना अपने 3 आवर्स में, आप साथ साथ जब आप रीडिंग कर रहे हो, मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगी आप साथ साथ नोट्स भी बनाओ, और नोट्स को कोशिश करो कि उनको ब्रीफ रखो, उनको पूरे सेंटेंसेस ना लिखो, उनको हेडिंग्स की फॉर्म में लिखो, जहां पे आपको डेज डेट्स फैक्ट्स लिखने हैं वो पूरा लिख लें, बाकी आप हिंट रखें कि जब आप उसको पढ़ो आपको आइडिया पूरा क्लियर हो जाए। तो उसको यानी कि वो इसी तरह से जैसे आप एक आउटलाइन प्रिपेयर करें टॉपिक, तो इस तरीके से करोगे आप तो वो इजी भी रहेगा, टाइम भी मैनेज रहेगा। इट डज नॉट मीन कि आप यू आर गोइंग टू कॉपी द होल टॉपिक, आप उसको कॉपी नहीं करना, हमने उसको इतना ब्रीफ बनाना है कि जब आप दोबारा रिवीजन में आपके पास पूरा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं भी है, आप नोट्स को पढ़ो, आपके पॉइंट्स आपके माइंड में आ जाए, जो आपने सपोर्टिंग डिटेल देनी है वो आपके माइंड में आ जाए, फैक्ट्स आपके माइंड में आ जाए, देन यू विल बी एबल टू राइट। ठीक हो गया जी? वो टेस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें लिखा हुआ है कि ये आपको सिर्फ एलिजिबल करेगा, तो उसके लिए वो उसमें आपके 12 जो आपके पेपर्स होने उसमें ऐड नहीं होगा, और ये 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। लाइक आपने इस साल जो स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है एंड यू हैव क्वालिफाइड इट, तो वो आप एबल हैं अगले उसको सीएसएस को करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इफ समबडी रिमेन अनसक्सेसफुल इन क्वालिफाइंग 12 पेपर्स, तो फिर नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा स्क्रीनिंग देंगे, then he'll be able to do it। और एक चीज ये है कि सिर्फ एलिजिबिलिटी डिटरमिन करेगा, और इसको बहुत ज्यादा आप लोग उस पे माइंड पे ना लेके जाएं। मैं अभी सर से माजी साहब से यही बात हो रही थी कि कंपल्सरी का जो पोर्शन उन्होंने दिया है कि इसी तरह से आप कंपल्सरी के ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करें। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस के साथ करना है। फोकस क्यों है कि क्योंकि ये आप एक बैरियर क्रॉस करोगे तभी आप अगले स्टेप पे जाओ। तो ये एक फर्स्ट स्टेज उन्होंने सेट की है, उसमें फिल्टर आउट हो जाते हैं लोग। समटाइम्स लोग नहीं सीरियस लेते उस तरह से चीजों को, ट्रायल एंड एरर पे करते हैं कि जी हम सिर्फ ट्राई करते हैं चीजों को। तो अल्टीमेटली ऐसे स्टूडेंट्स को वो उन्होंने फिल्टर किया है, और होपफुली आप लोग इतने प्रिपेयर होंगे कि आप स्क्रीन टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। इट वॉन्ट बी दैट मच डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, अगर आप सीरियसली ऑलरेडी आप अपने प्लान के मुताबिक चीजों को लेकर चल रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की एक बात मैं और बताने लगी थी आप लोगों को कि आप अपने दिन का जो टाइम है वो तो मैनेज किया ही, लेकिन जो आपने पेपर की जो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके अगर 4 क्वेश्चन है आपने एक सब्जेक्टिव में करने, तो इसका मतलब है कि आप शुरू से जब आपकी ये फेज चल रहा है, जब एकेडमी में आपके जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं और आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप शुरू से अपनी एक सेट कर लो लेंथ अपनी राइटिंग स्पीड के मुताबिक। यू आर इजी टू राइट 5 पेजेस फॉर 20 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है उसके लिए। तो आप इसका मतलब आप 5 पेजेस की लेंथ को आपने 4 क्वेश्चंस में मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना कि पहला क्वेश्चन 7 पेजेस का कर लिया, आखिरी क्वेश्चन आप 3 पेजेस का करो। तो ये चीज आपने इस तरह की चीजों को करना है ताकि आप
टाइम को मैनेज कर सकते हैं। हम पैराग्राफ में एक छोटा हो जाए थोड़ा, इसमें फर्क होता है या? पैराग्राफ भी आपका नॉर्मली जब आप बहुत ज्यादा लिखने लग जाते हैं तो वो ऑटो पे बात चली जाती है कि आप 15 लाइंस का 10 to 15 लाइंस का एक पैराग्राफ आप लिख देते हैं, ठीक है, जब ये चीज ऑटो पे चली जाती है। लेकिन जब आप जैसे आप सब हेडिंग्स मेन हेडिंग पे सब हेडिंग पे जाते हो फिर उसमें और शॉर्ट हो जाता है, 8 to 10 लाइंस पे चली जाती है बात। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल क्वेश्चन किस तरह से चल रहा है। एक करना मतलब इंट्रोड्यूस करना मतलब जी 8 to 10 लाइन जो ना, आप पहले तो टोटल सेंटेंस लिखते हैं, फिर थोड़ा बहुत देखिए पैराग्राफ डिपेंड करता है आपके आर्गुमेंट पे। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, आपने एक आइडिया, हर नया पैराग्राफ एक नया आइडिया होगा, ठीक है, आपने एक आर्गुमेंट दिया, ठीक है, उसके बाद अब आप उस आर्गुमेंट को बाकी के पैराग्राफ में आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसको सपोर्टिंग डिटेल दोगे, उसके फैक्ट्स बताओगे, उसको आपने जस्टिफाई किया एंड एंड पे आपने उसको कंक्लूड कर दिया। ये आपका पूरा पैराग्राफ। इट डिपेंड्स कि आपका आर्गुमेंट कैसा है। ये आपने सिमेट्री पूरी करनी है। आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, यानी पहला जो आर्गुमेंट है आपका टॉपिक सेंटेंस है आपके पैराग्राफ का, उसको आपने एक्सप्लेन किया, उसके बारे में आपने एग्जाम्पलीफाई किया एंड पे और आपने उसको कंप्लीट किया। ये सीक्वेंस छोड़े बगैर आप नहीं काम कर सकते। आप ये रिडंडेंसी वर्बोसिटी इसी वजह से आती है, जब आप उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मतलब ये कहा आपने एक बात की है कि फर्स्ट के हमारे एजुकेशन के इश्यूज हैं और उसमें एक पॉइंट आपने बता दिया है जी कि हमारा जो है रिसर्च नहीं है। अब रिसर्च क्यों नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे पास ट्रेन स्टाफ नहीं है, बजट नहीं है, कुछ भी है, वो आपने उसको पहले उस टॉपिक सेंटेंस में कवर करें, फिर पूरे पैराग्राफ में बताएं कि ये इश्यूज की वजह से हम रिसर्च नहीं कर पा रहे। देन उसका इम्पैक्ट बताया आपने कि हमें प्रॉब्लम्स का सामना स्टूडेंट्स का, हमारे बच्चे compete नहीं कर पाते, जो कर पाते हैं वो ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, so and so, and then you will be completing it. So this is how you will complete your paragraph. और वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अपने आर्गुमेंट में कितनी नहीं होता। आपने एक दो सेंटेंसेस में अपनी बात को मुकम्मल करना होता है, ठीक है। यही तो बात है ना टाइम मैनेजमेंट। आप ऑटो पे चले जाते हो, जब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है आपको पता चलता है कि ये मेरी हेडिंग है, ये मैंने बात करनी है, इसकी ये सपोर्टिंग डिटेल देनी है, ये मैंने इसकी एग्जांपल लिख दी है, दैट्स इट। एक पैराग्राफ दूसरे पेज पे ना जाए, अगर आप एक ही पैराग्राफ मतलब आपका कंटिन्यू पैराग्राफ नहीं वो तो फिर वो बिल्कुल प्लेन राइटिंग हो जाएगी ना। आप जितना मैक्सिमम आप फैसिलिटेट कर सकते हैं एग्जामिनर को करना है, मार्कर का इस्तेमाल करें, आप कोट्स को मार्कर के साथ लिखें, आप जितना एग्जाम अपने पॉइंट्स को बनाए उसको सेग्रीगेट करें, उसको आपके यही तो पेपर प्रेजेंटेशन है जो आपको सिखाई जाएगी। तो उसी प्रेजेंटेशन को आपको एनेबल करेगी कि आपको पता चले आपके पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी हेडिंग्स होंगी, किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर। हाइलाइटर्स एंड मार्कर्स नहीं ब्लैक एंड ब्लू आप मार्कर और पॉइंटर वगैरह आप यूज कर सकते हैं। जरूरी ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड आपने कितनी डेवलप की है। इफ यू हैव डेवलप्ड रियली आपकी स्पीड, क्योंकि आउटलाइन के मार्क्स नहीं काउंट होते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स का जो होता है उसमें, लेकिन ये क्या फैसिलिटेट कर देते हो और दैट लुक्स बेटर, वो आपकी प्रेजेंटेशन को एनहांस करता है। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए अगर आपने 8 to 10 पॉइंट्स भी अगर आपने बना दिया एंड यू आर विलिंग टू डू इट फॉर ऑल द 4 क्वेश्चंस, देन यू कैन गो फॉर इट। आई डिड इन ऑल द पेपर्स, ठीक है, वो आपको एक रोड मैप दे देता है आप क्वेश्चन कैसे करते हो, ठीक है, इजी हो जाता है, तो यू कैन डू इट। उसके लिए ये है कि आपको स्पीड बढ़ानी है। सिर्फ ऐसे में क्वालिटी ऑलवेज, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। जरूरी नहीं है हमने 20 पेजेस लिखने हैं, 3 पेजेस लिखने हैं। I have my batchmates with me, they have qualified their essay with 12 pages, ठीक है। तो ये आउटलाइन सब सब्जेक्ट्स में देनी है। जरूरी वही बात है कि जरूरी नहीं है, अगर आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो, चीजों को आप वैसे लिख सकते हो, हेडिंग्स तो आपने देनी है, ठीक है, बट अगर आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन डायरेक्टली। चलें जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Please give a big hand. ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। जी आप लोग पूछ सकते हैं, मैम अभी इधर ही है, अगर आप लोगों को आवाज आ रही है, तस्वीर भी आ रही है साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, नॉर्मली जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें शीट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं की जाती, तो इसके लिए कुछ होगा कि हमें वो सारा देख के वो फिर लिखना पड़ेगा अपना?
आपके पास सफिशिएंट होती हैं शीट्स, आपके पास सफिशिएंट होती हैं, उसमें आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा शीट्स। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।